दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में। यह सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे पहले समझते हैं कोलाइडल स्टेट होता क्या है। उससे पहले एक टर्म समझते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जब कोई भी गैसेस पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे अगर आप कहीं कैंपर चला दो, कहीं आप अगरबत्ती जला देते हो तो देखते हो कि उसका जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो धीरे धीरे पूरे रूम में क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे थॉमस ग्राहम क्या कर रहे थे, डिफरेंट सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन बनाए हुए थे और उस सॉल्यूशन को वो क्या कर रहे थे, पार्चमेंट पेपर एसपीएम से क्रॉस कर रहे थे। तो कुछ सब्सटेंसेस पास कर जा रहे थे, तो जो सब्सटेंसेस पास कर गए उनको बोला गया क्रिस्टलॉइड्स, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो यहाँ से इस पार्चमेंट पेपर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो थॉमस ग्राहम ने उसको कोलाइड्स बोला। और कौन से सब्सटेंसेस जो थे जो इजीली इससे क्रॉस हो जा रहे थे, जैसे कॉमन साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये इजीली क्या हो रहे थे, किसी भी गिवन सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जा रहे थे और एक क्या हो जा रहे थे, क्रॉस आउट हो जा रहे थे। बट कुछ सब्सटेंसेस थे जैसे ग्लू था, जिलेटिन था, एल्ब्यूमिन था, स्टार्च था, इस तरह के जो सब्सटेंसेस थे जो थिक थे वो क्या हो रहे थे, इस पार्चमेंट पेपर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो इस बेसिस पे थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को टू पार्ट में डिवाइड किया, कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि अगर आप क्रिस्टलॉइड सब्सटेंसेस की आप बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, अगर NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो क्या होगा, तो ये क्या बना लेगा, ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कंप्लीटली इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये कोलाइड्स बना लेगा। मतलब क्या है कि जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये इससे क्रॉस हो गया, पार्चमेंट पेपर से क्रॉस हो गया। बट सेम सब्सटेंसेस को हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो ये क्या हुआ, पार्चमेंट पेपर के क्रॉस नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, मैं आपको बताता हूं कि आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे, ये एसोसिएशन हो जा रहा है, पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल जो NaCl है एसोसिएट हो गया, एसोसिएट होने के बाद ये क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब है जो पार्टिकल से क्रॉस हो रहे हैं और कुछ नहीं क्रॉस हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके साइज पे। तो जो सब्सटेंसेस का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर के आसपास होगा, 1 नैनोमीटर के आसपास होगा, वो क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। और जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा वो क्या बनाएंगे, कोलाइड्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे थे जो सेटल डाउन हो जा रहे थे और कुछ सब्सटेंसेस थे जो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे। तो जो सब्सटेंसेस सेटल डाउन नहीं हो रहे थे उसी सब्सटेंसेस को कोलाइड्स बोला गया। यानी कोलाइड्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेटल डाउन नहीं होगा। अब इस बेसिस पे इस वाले पार्टिकल को टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पहला पार्टिकल्स जो सेटल डाउन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, कोलाइड्स, और जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको एक नया टर्म्स बोला गया जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। यानी अब देखा गया तो कोई भी सब्सटेंसेस जब किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो 3 तरह की घटनाएं घट सकती हैं, 3 एक्सीडेंट हो सकते हैं। पहला, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है तो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर सेटल डाउन नहीं हो रहा है तो क्या है, कोलाइड्स है। और अगर सेटल डाउन हो गया तो सस्पेंशन है। तो यहाँ पे सेटल डाउन होना ना सेटल डाउन होना किस फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, उसके पार्टिकुलर साइज पे। तो आपको याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज द सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो यहाँ पे एक फैक्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे अगर हम ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करें तो क्या पास होगा, यस बिल्कुल होगा, फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाएगा। लेकिन क्या कोलाइड्स के सॉल्यूशन पास होंगे, कोलाइड्स का सॉल्यूशन, अच्छा ट्रू सॉल्यूशन क्या पार्चमेंट पेपर से पास हो जाएगा, यस पार्चमेंट पेपर से भी पास होगा और फिल्टर पेपर से भी पास होगा। लेकिन क्या कोलाइड्स पास होंगे, हाँ कोलाइड्स पार्चमेंट पेपर या SPM से पास तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, फिल्टर पेपर से क्रॉस हो सकता है। कोलाइड्स फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाएंगे। क्या सस्पेंशन क्रॉस हो सकता है, नहीं।
न तो फिल्टर पेपर से क्रॉस होगा न पार्चमेंट पेपर से क्रॉस होगा। लेकिन अगर हम अगर हम इससे लाइट पास करें तो क्या होगा? तो अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं इस सब चीजों को आगे वीडियो लेक्चर में वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात कर लें कि अगर हम लाइट क्रॉस करें इससे तो जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे क्या उसके पार्टिकल्स विजिबल होंगे? तो आपका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल कंप्लीटली क्या है? डिसॉल्व है। तो कोलाइड्स में अगर हम पास करें तो नहीं, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? स्कैटर्ड दिखाई देंगे, स्कैटरिंग होगा। जब लाइट आप पास करोगे तो उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ओके, लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन को तो आप नेक्ड आई से देख सकते हो, तो इसमें लाइट के पार्टिकल्स के पास करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस बेसिस पे हम ये समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल्स को 3 कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में, सस्पेंशन में। अब हम बात करेंगे कि इस कोलाइड्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर की जरूरत है। जैसे अगर आपको पता होगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्यूट होता था उसकी क्वांटिटी क्या होती थी? उसकी क्वांटिटी लेस होती थी, उसको हम बोलते थे सॉल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में होता था उसको हम क्या बोलते थे? सॉल्वेंट। लेकिन कोलाइड्स के कंसेप्ट की अगर हम बात करें, कोलाइड्स के, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेम हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पर्स फेज, और जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। तो जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या बनता है? कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? कोलाइड्स। अब डिस्पर्स फेज क्या है? जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहीं डिस्पर्सन मीडियम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम हमारा एक लिक्विड टाइप का सबस्टेंस होगा जहां पे डिस्पर्स फेज क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब इंटरेक्शन होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का तो कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कोलाइडल स्टेट का, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो बच्चों, अगर हम कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 कैटेगराइज है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल स्टेट पे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। एक बात मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि जो ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है वो हमारा होमोजेनियस नेचर का है, और जो हमारा क्या है? कोलाइड्स और सस्पेंशन होते हैं वो हमारे हेटेरोजेनियस सिस्टम है। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारे कोलाइड्स है वो क्या है? हेटेरोजेनियस सिस्टम में आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम से जब इंटरेक्ट होगा तो किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। और थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। जैसा कि आपको पता है कि कोलाइडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो साइज के बेसिस पे ही हुआ है, तो उस बेसिस पे भी हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिजिकल स्टेट के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे। तो आप देखेंगे देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स। जो गैस और गैस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बना लेते हैं? होमोजेनियस सिस्टम। और होमोजेनियस सिस्टम बनाने की वजह से वो क्या है? कोलाइड्स नहीं है। इसलिए हमारा क्या होगा? 8 टाइप के कोलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें हमारा डिस्पर्सन मीडियम उसके नेचर पे और डिस्पर्स फेज के नेचर पे, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक पे आप क्या करेंगे? थोड़ा फोकस करेंगे। पहले आप प्रायोरिटी देंगे गैस को, उसके बाद सॉलिड के बारे में सोचेंगे, लास्ट में लिक्विड के बारे में रखेंगे। लिक्विड का एक नेम स्पेशल होगा, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। पहले आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे गैस को लेके। गैस में 2 बातें हैं, एक हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है। अगर हमारा डिस्पर्स फेज है तो वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे फोम, अगर गैसेस पार्टिकल्स होंगे तो। मैं केवल अभी गैसेस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो डिस्पर्स फेज हमारा फोम होगा। लेकिन डिस्पर्सन मीडियम के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे एरोसॉल। तो 2 बातें यहाँ पे क्लियर हैं कि गैस अगर हमारा डिस्पर्स फेज है तो वहां पे हम कौन सा कोलाइड्स का नेम बोलेंगे? फोम। और डिस्पर्सन मीडियम हमारा अगर गैस है तो हम क्या बोलेंगे? एरोसोल। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ अगर हम बात करें गैस, तो जब गैस है तो ये क्या है? सॉलिड है। तो गैस है डिस्पर्स फेज, तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या बोलेंगे? फोम। वहीं अगर हम बात करें गैस डिस्पर्स फेज है लेकिन लिक्विड में डिसॉल्व है, तो इसका क्या नाम बोलेंगे हम? फोम। अब हम बात करेंगे कि अगर गैस क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। देखिए
यहाँ पे गैस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एरोसोल। एरोसोल। तो यहाँ पे एक बात है कि आपने आउट ऑफ 8 में 4 क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। 4 आपको याद हो गया कि फोम, फोम, एरोसोल, एरोसोल। ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर सॉलिड को लेके, कि सॉलिड अगर है तो इसका नाम आप रखेंगे सॉल, सॉल, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक बात पहले आप याद रखेंगे कि सॉल्स जो मैं बोल रहा हूं उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, तो सॉल्स का मतलब है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्स बोलेंगे। और सॉल्स के अपोजिट होता है जेल। सॉल्स के अपोजिट क्या होता है, जेल। तो इसका क्या मतलब है कि अपोजिट हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पे जो मैं पहला टर्म लिख रहा हूं वो डिस्पर्स्ड फेज है और जो सेकंड टर्म है वो डिस्पर्सन मीडियम है। तो सॉल्स क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये जो हमारा है हो जाएगा सॉल्स। अब जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, जेल। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेल। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉलिड के लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे, सॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्स। तो हमारे पास क्या हो गए, 4 आप गैस से याद कर लिए और 3 हमारा इधर हो गया, 4 और 3 7। अब हमारे पास 8 बचा है। जब लिक्विड लिक्विड को आप डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल नाम क्या है, इमल्सन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इजीली से समझ सकते हो कि जब गैस हमारा डिस्पर्स फेज है तो फोम यूज करेंगे, गैस हमारा डिस्पर्सन मीडियम है तो एरोसोल यूज करेंगे। सॉलिड के केस में आप सॉल्स याद करोगे, सॉल्स आपको याद रखना है। लेकिन वहां पे कंडीशन है कि अगर सॉल्स का मतलब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो आप सॉल्स याद रखोगे और इसी के अपोजिट क्या होता है, जेल होता है, लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। सॉल्स आप इजीली याद भी रख सकते हो, सॉल्स, सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्स के अपोजिट क्या है, जेल, लिक्विड इन सॉलिड। और वही सॉलिड सॉलिड को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा सॉलिड सॉल्ट्स, और लिक्विड लिक्विड को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा इमल्सन। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कुछ एग्जाम्पल इधर है, सॉलिड सॉलिड को मिलाया तो कलर्ड ग्लास हो गए, लिक्विड सॉलिड। अब देखिए सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, तो जेल जो फॉर्मेशन हुआ है बटर। अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो क्या ये फ्लो होगा, इसकी में मोबिलिटी रहेगी, नहीं, ये फ्लो नहीं करेगा। जैसे हमारा बटर हो गया, चीज हो गया, ये सारे क्या है हमारे किसके एग्जाम्पल है, जेल के। वही सारा एग्जाम्पल, जैसे इमल्सन की बात है तो लिक्विड लिक्विड हो गया। सॉल्ट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो पेंट है, सेल फ्लूइड्स है। क्यों ये तो फ्लो करेंगे, बिकॉज हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। वहीं अगर हम लिक्विड गैस की बात करें तो फॉग है, क्लाउड है, उसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स है लेकिन गैसेस पार्टिकल्स ज्यादा, इसलिए मूवमेंट ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें सॉलिड गैस का तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या है, हमारे एरोसोल है। कैसे एरोसोल है, सॉलिड एरोसोल है। तो यहाँ पे आप इस बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं फिजिकल स्टेट पे, किस डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो बच्चों इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम से इंटरेक्ट होता है तो क्या का फॉर्मेशन होता है, क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे 2 फैक्ट हैं, या तो इजिली ये क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, या ये फिर नहीं बनेंगे। तो जो इजिली बन जाते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लायोफिलिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगा अभी। और जो क्या है इजिली नहीं बनते हैं उनको हम बोलते हैं लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का मतलब है, लायो का मतलब है लिक्विड, फिलिक का मतलब है लविंग, यानी लिक्विड लविंग, जो इजिली क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। वहीं लायोफोबिक का क्या मतलब है, लिक्विड, और फोबिक का मतलब है हेटिंग, यानी लिक्विड हेटिंग। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि लायोफिलिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और लायोफोबिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो बच्चों लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। लायोफिलिक जो कोलायड हैं वो हमारे इंट्रिंसिक हैं, इंट्रिंसिक हैं। क्यों इंट्रिंसिक हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, बन जाते हैं। कैसे डायरेक्टली बनते हैं, जब आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइड्स। वहीं अगर हम लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक को जो कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, मतलब उसमें कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस भी यूज किए जाते हैं,
इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलैप्स। दूसरा बात करें कि ये जो कोलैप्स है, लाइपोफिलिक कोलैप्स है, जब डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम का जब इंट्रैक्शन होता है, सपोज अगर इवेपोरेशन हो रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी क्या है, खो देते हैं। लेकिन जैसे ही इनको रीमिक्सिंग किया जाएगा तो ये वापस क्या है, लाइपोफिलिक कोलैप्स बना देते हैं। मतलब क्या है कि ये रिवर्सिबल इन नेचर है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ये हमारे रिवर्सिबल है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार ये अगर अपनी कोलॉइडल प्रॉपर्टी को लॉस कर गया तो फिर ये क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा हमेशा के लिए। तो ये हमारे क्या है, इरिवर्सिबल है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, दैट इज द स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे क्या है, लिक्विड लविंग है। तो जब लिक्विड लविंग है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों चाहते हैं कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करना, तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये हमारे क्या है, स्टेबल इन नेचर। लेकिन लाइपोफिलिक कोलैप्स क्या है, जबरदस्ती वाला है। मतलब आप क्या है, डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन होता नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्शन कराते हैं। तो जब इंटरेक्शन हम कराते हैं तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। कभी भी अगर मौका मिला तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये रिवर्सिबल है। तो ये हमारे क्या है, नॉट स्टेबल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी याद रखना है कि जैसे ही आप कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो जो कोलैप्स होते हैं वो कोगुलेट होने लगते हैं। मैं प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आप डालते हो तो कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें लाइपोफिलिक के, तो लाइपोफिलिक में डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम दोनों चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी बना रहे। तो वहां पे जो कोगुलेशन होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, रेट है, जो कोगुलेशन होने का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को कम करते हैं। यहाँ पे बात है कि कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है, नहीं होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे तो इंतजार करते हैं, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन होने का इंतजार करते हैं कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस आप ऐड करो, ये कोगुलेट हो जाएंगे, कोलॉइडल प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली बने हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इरिवर्सिबल है, एक्सट्रिंसिक है। और एक बात और याद रखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या बनाते हैं, लाइपोफिलिक बनाते हैं। जैसे प्रोटीन, जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, ये सारे हमारे क्या है, लाइपोफिलिक हैं। वहीं जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कोई सल्फेट, कोई सल्फाइड, मतलब सल्फाइड का सब्सटेंसेस है, कोई मेटल का सल्फाइड है, या फिर अलग तरीके के जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे क्या बनाएंगे, लायोफोबिक सब्सटेंसेस यानी लायोफोबिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और एक बात और बता दूं, अगर इसके आप विस्कोसिटी पे ध्यान दोगे तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, जहां पे इंटरेक्शन अच्छे से हुआ है तो वहां पे विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाइपोफिलिक का विस्कोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन अच्छा से हुआ है तो क्या होंगे, ये विस्कोसिटी इसकी ज्यादा आएगी और यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, एक और वे से इसका क्लासिफिकेशन किया, किस बेसिस पे, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो बच्चों अगर हम डिस्पर्स फेज के साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी है। फर्स्ट हमारा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, सेकंड हमारा माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और थर्ड हमारा है एसोसिएट्स कोलॉइड। एसोसिएट्स कोलॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल्स हैं, आप जानते हो कि कोई भी सब्सटेंसेस छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। अगर उस सब्सटेंसेस का जिसका साइज है 1 नैनोमीटर के आसपास, 1 नैनोमीटर के आसपास, तो अगर हमारा एक यहाँ पे हमने डिस्पर्सन मीडियम ले रखा है और छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये क्या हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं। तो जब एग्रीगेट होंगे तो क्या होगा, इस छोटे से स्पेस में ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे छोटे पार्टिकल्स एकोमोडेट हो गए हैं तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स जैसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे
गुड सॉल्स, जैसे और हो सकते हैं एसेट। अब एसेट में क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं आपस में एसोसिएट होके क्या है एक छोटे से स्पेस में कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की, अब माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है? अच्छा, इनमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? मल्टी मॉलिक्यूलर में वैन डर वाल फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स है, तो ये वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में, तो इसके साइज क्या होंगे? थोड़े बड़े होंगे। जैसे आप पॉलीमराइजेशन होता है, आप पढ़ोगे पॉलीमर चैप्टर में कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है कि एक यूनिट, एक मोनोमर आपस में कंडेंस होके एक लॉन्ग चेन बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर वाले सब्सटेंसेस हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में। तो ये जो पॉलीमर है या कोलाइड्स हैं, ये दो तरीके के बन सकते हैं। एक तो हमारा आर्टिफिशियल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? नेचुरली होगा। आर्टिफिशियल की बात करें, जैसे हम पॉलीथीन की बात करें, हमारा पॉलीथीन हो गया, पीटीएफटी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो आर्टिफिशियल पॉलीमर हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर की, जैसे हमारा स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल पॉलीमर हैं। तो इसमें क्या है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में कि एक मोनोमर जो होगा वो कंडेंस होकर एक लॉन्ग चेन बना लेगा। जैसे बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का एक यूनिट क्या होता है? एमिनो एसिड। तो ये जो एमिनो एसिड है मोनोमर, वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज होके क्या है? एक लॉन्ग चेन बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। तो ये जो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं कि इनका नेचर क्या होगा? तो वहां पे क्या है, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जब एक फॉर्मेशन करेंगे तो लायोफिलिक होंगे, और जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा तो क्या होंगे? लायोफोबिक होंगे। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं वो क्या है? इनका मासेस बहुत ज्यादा होता है। मासेस ज्यादा होने से इनमें भी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी है, लेकिन मासेस ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये इनसे क्या है? मल्टीमोलिकुलर से स्ट्रोंग है, इनका फोर्स सेम फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से इनमें जो इंटरेक्शन है वो पहले से यानी मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स से स्ट्रोंग है, ज्यादा स्ट्रोंग है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इनका मासेस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट कोलाइड्स की हम बात यहाँ करने वाले हैं, दैट इज द एसोसिएट कोलाइड्स। अब हम बात करने वाले हैं एसोसिएट कोलाइड्स के बारे में। एसोसिएट कोलाइड्स होता क्या है? जैसे आपको पता है कि अगर सॉल्यूट को जिसकी क्वांटिटी कम है, लो क्वांटिटी है, तो लो क्वांटिटी के सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो क्या इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? लो कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें, देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन होगा। और यही जो हाई कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन कैसे हो गया? इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? एसोसिएट हुए। तो जो इस पार्टिकल्स जो हैं, जो एसोसिएट होके जो कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड्स। तो ये जो एसोसिएट कोलाइड्स हैं, इन्हीं को एक नया नाम है इनका मिसेल्स। इनको मिसेल्स भी बोलते हैं। तो इनका मैकेनिज्म क्या है? ये कैसे वर्क करते हैं? मिसेल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसेल्स फॉर्मेशन पे बात करते हैं उससे पहले आप दो फैक्ट याद रखेंगे कि जिस टेम्परेचर पे कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, एसोसिएट कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और इस क्राफ्ट टेम्परेचर पे मिसेल्स का जितना कंसंट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या है? एट पार्टिकुलर क्राफ्ट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ मिसेल्स इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो आप दो फैक्ट याद रखेंगे, जिस टेम्परेचर पे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और उस क्राफ्ट टेम्परेचर पे मिसेल का जो कंसंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो दो फैक्ट आप याद रखें। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपको पता होगा सोप का जनरल फार्मूला क्या है? तो आप जानते हैं इट इज द फैटी एसिड RCOO-N।
अगर आप सोडियम यूज करते हो तो दैट इज यूज्ड इन वॉशिंग, फॉर वॉशिंग। अगर आप पोटेशियम यूज करते हो तो आप बाथ के लिए यूज कर सकते हो सॉप को। तो यहाँ पे अगर हम कुछ सॉप की बात करें, जैसे हमारा सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामिटेट। तो अगर हम सोडियम स्टीयरेट की बात करें C17H35 COONA, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हमारा C♯O माइनस, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये हमारा क्या है R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है ये जो R है एल्काइल ग्रुप, ये होता है हाइड्रोफोबिक, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। यानी COO माइनस का वाटर से अट्रैक्शन होता है, जबकि R ग्रुप का क्या होता है वाटर से वो क्या होता है रिपेल होता है, वाटर से दूर जाता है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है, और ये पार्ट जो है वो क्या है वाटर अट्रैक्टिंग है, यानी हाइड्रोफिलिक है। जैसे आप सोप को जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो सोप में दो पार्ट है हमारा, एक एल्काइल पार्ट है, दूसरा हमारा क्या है कार्बोक्सिलेट पार्ट। जो एल्काइल पार्ट है क्या है हाइड्रोफोबिक है, और जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन वाला पार्ट है वो क्या है हाइड्रोफिलिक है। तो ये वाटर से अटैच हो जाता है, ये वाटर से अटैच हो रहा है, और ये जो हमारा पार्ट है वो वाटर से क्या हो रहा है रिपेल कर रहा है, दूर जा रहा है। ये कब है जब हमारे पास वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है। जैसे जैसे अगर हम इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी यहाँ पे हम ये जो हम सोप यूज कर रहे हैं या फिर वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने पे क्या होगा, क्या वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी? बिल्कुल वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जब वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ये क्या होंगे, ये जो पार्ट है, क्योंकि वाटर की जब क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये जो हमारे एल्काइल ग्रुप है वो क्या करेंगे मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? इस तरह से ऐसे मूव करेंगे। जब ऐसे मूव करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, अब ध्यान दो। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा COO माइनस COO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम बोलते हैं मिसिल्स। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर है इनको आप एक साथ लिख दो ऐसे ऐसे, तो एक स्फेरिकल शेप बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं मिसिल्स। तो ये मिसिल्स कैसे फॉर्म हुआ कि जब इनकी क्वांटिटी कम थी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन थे वो अट्रैक्ट हुए। लेकिन जैसे जैसे आप इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या होंगे, वाटर की क्वांटिटी कम होने से ये इधर अट्रैक्ट होंगे, और ये पार्ट जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। तो जब ये इधर अट्रैक्ट होंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, स्फेरिकल शेप में हो जाएगा। ऐसे स्फेरिकल शेप को हम बोलते हैं मिसिल्स का फॉर्मेशन। बता दो माय डियर स्टूडेंट कि एक मिसिल्स में, वन मिसिल्स में 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे मिसिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप सॉप यूज करते हो तो हम बहुत सारे मिसिल्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। अब दो बातें आपको याद रखना था। पहला क्या था, जिस कंसंट्रेशन पे ये मिसिल्स का फॉर्मेशन होता है उसको CMC बोलते हैं, और उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे है क्या, ये हमारा कोई क्लोरीन और यहाँ पे कोई ऑयल क्या हो गया है, स्टिक हो गया है, ओके, या फिर ग्रीस कर गया है। तो यहाँ पे जैसे आप सोप यूज करोगे तो सोप का ये जो है, इस सोप का जो पार्ट है एल्काइल वाला पार्ट वो क्या करेगा, इससे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो जब ये अटैच होगा तो आप यूज कर रहे हो। अब जब से आप वाटर यहाँ से क्या कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो। जब आप वाटर फ्लो करोगे तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है वाटर से क्या करता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वाटर से हेट करता है। अब जैसे जैसे वाटर यहाँ फ्लो करोगे तो ये पार्ट ऊपर की ओर आएगा। तो ये ऑयल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। पहले तो धीरे धीरे यहाँ से अपने सरफेस एरिया को रिलीज करेगा, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से पूरे क्लोथ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो जो आप क्लींजिंग एक्शन करते हो वो सेम क्या करता है, इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा
कि कोलाइड्स होते क्या है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। थैंक यू।